हेलो। आज मैं सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। सबसे पहले पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग इज सच टाइप ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट वेयर powers are divided among different organs of the government as well as different levels of the government. In broader ways, it also means power shared among different social groups, political parties, pressure groups and movements. अर्थात पावर शेयरिंग एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता एक जगह केंद्रित या सेंट्रलाइज नहीं रहती है। सत्ता का बंटवारा गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, जुडिशियरी तथा एग्जीक्यूटिव में होता है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच भी सत्ता की हिस्सेदारी या पावर शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण फीचर या विशेषता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहता है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है और ये तभी संभव है जब सभी को पावर में शेयर प्रदान किया जाए, चाहे वो कॉमन पीपल हो या गवर्नमेंट के बीच हो। सभी के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, अर्थात सत्ता की हिस्सेदारी क्यों ज़रूरी है। आंसर पॉइंट 1, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग में समाज के सभी वर्गों का मोर और लेस, कम या ज़्यादा पावर में रिप्रेजेंटेशन रहता है, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप हो या माइनॉरिटी ग्रुप भी अपने आप को नेगलेक्ट नहीं समझता है। इससे समाज में कन्फ्लिक्ट या संघर्ष की संभावना लगभग नहीं रहती है। सेकेंड पॉइंट, पावर शेयरिंग इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इट इज़ सो बिकॉज देयर इज सोशल कन्फ्लिक्ट इन द absence of power sharing, which leads to violence and ultimately moves towards political instability। अर्थात यदि पावर शेयरिंग नहीं है तो समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है जो हिंसा में परिवर्तित होती है और अंततः राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। बट इफ देयर इज पावर शेयरिंग, सोशल कन्फ्लिक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज पीस इन सोसाइटी and creates possibility of political stability। अर्थात यदि पावर शेयरिंग है तो समाज में संघर्ष की संभावना लगभग नहीं के बराबर रहती है या कम रहती है और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। थर्ड पॉइंट, पावर शेयरिंग इज ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। People have right to be consulted in a democracy. It is example of power sharing. There is representation of people in decision making institutions in democracy. It is also power sharing। अर्थात डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट डिसीजन लेने से पहले कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव से सलाह लेती है। यह भी पावर शेयरिंग का ही एग्जाम्पल है। डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने वाली संस्थाओं में भी पीपल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि एक तरह का पावर शेयरिंग है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्या होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अर्थात राजनीतिक स्थिरता। व्हेन रूलिंग पार्टी कंप्लीट्स इट्स फुल टेन्योर, इट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अर्थात सरकार चलाने वाली दल यदि अपने निर्धारित कार्यकाल को पूरा कर ले तो उसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या राजनीतिक स्थिरता कहते हैं, जो भारत में 5 वर्ष है। और यदि पावर शेयरिंग है तो राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की संभावना ज़्यादा रहती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या राजनीतिक अस्थिरता क्या है।
If ruling party does not complete its full tenure, it is political instability. अर्थात सरकार चलाने वाली पार्टी यदि अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए तो उसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रूडेंशियल और मोरल डिसीजंस। सबसे पहले प्रूडेंशियल, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रूडेंस मीन्स केयरफुल गुड जजमेंट that allows someone to avoid danger or risk. Prudential decision helps to reduce the possibility of conflict between social group. It has political stability. अब उसके बाद moral decision. These are based on moral considerations. It is one of the main features of democratic government. People have right to be consulted. It forms legitimate government where citizens acquire a stake in the system through participation. अब legitimate government क्या है? It means the government elected by people and is accountable to the citizen. People feel that it is their own government. Legitimate government वैसा government है जिसमें कि government को people elect करती है और government citizens के लिए जिम्मेवार होती है। पीपल ऐसा फील करते हैं कि ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चेंज करना ये पीपल का राइट है जो इलेक्शन के थ्रू करती है। अर्थात पोटेंशियल रीजन सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट की संभावना को कम करता है, इसमें राजनीतिक स्थिरता रहती है। पोटेंशियल से तात्पर्य है सावधान रहना और जोखिम से बचना। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन का प्रयास रहता है, इससे सोशल कन्फ्लिक्ट की संभावना कम रहती है। मोरल डिसीजन से तात्पर्य है कि गवर्नमेंट का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के सभी वर्गों का केयर करे। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। पीपल फील करें कि ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एथनिक। Ethnic means a social division based on shared culture. People belonging to same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or culture or of both. Descent का यहाँ मीनिंग है persons family origin, अर्थात वंशक्रम। एक फैमिली का जो वंशानुक्रम होता है वो डिसेंट कहा जाता है। अर्थात एथनिक से तात्पर्य एक ऐसा सोशल डिवीज़न से है जो शेयर्ड कल्चर या साझा संस्कृति पर आधारित है। एथनिक ग्रुप में यह ज़रूरी नहीं है कि वे एक ही रिलीजन या नेशन के हों, लेकिन कल्चर या फिजिक में समानता रहती है। उनकी शारीरिक बनावट, भाषा, रहन सहन का स्तर लगभग समान रहता है। अर्थात ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वे एक ही देश के रहने वाले हों और एक ही धर्म के मानने वाले हों, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट और कल्चर में लगभग समानता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजोरिटेनिज्म। मेजोरिटेनिज्म क्या है? इट इज़ एन आइडियोलॉजी दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन व्हाटएवर इट वांट्स डिसरिगार्डिंग द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। अर्थात ये ऐसी विचारधारा है जिसमें मेजॉरिटी क्लास देश में डोमिनेंट रहते हैं, वे माइनॉरिटी के नीड्स को इग्नोर करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार देश पर शासन करते हैं। श्रीलंका में मेजोरिटेनिज्म है, वहाँ सिंहल जो मेजॉरिटी में है तमिल के नीड्स को इग्नोर करते हैं जो माइनॉरिटी में है। जहाँ मेजोरिटेनिज्म होगा वहाँ सिविल वार की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए श्रीलंका में सिविल वार है क्योंकि वहाँ मेजोरिटेनिज्म है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सिविल वार। इट इज़ ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन ए कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वार। अब यहाँ इंटेंस का मीनिंग क्या है?
स्ट्रॉन्ग और सीरियस। सिविल वार जिसे गृहयुद्ध कहते हैं, एक देश के अंदर विपरीत समूहों के बीच हिंसात्मक संघर्ष की स्थिति है जो इतनी गंभीर हो जाती है कि युद्ध की तरह प्रतीत होने लगती है। और सिविल वार का एक मुख्य कारण है सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना। अगर किसी देश में पावर शेयरिंग नहीं है तो वहाँ सिविल वार की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं है, अतः वहाँ सिविल वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। आंसर, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कम्प्लेक्स, पेचीदा या जटिल है। बेल्जियम में 2 रीजन तथा 2 मेन लैंग्वेज हैं। पहला रीजन फ्लेमिश है जहाँ देश की 59% 59% आबादी रहती है और डच लैंग्वेज बोला जाता है। दूसरा रीजन वालोनिया है जहाँ 40% आबादी रहती है और फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। अर्थात देश में मेजॉरिटी पीपल डच भाषा बोलते हैं, परंतु बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में स्थिति विपरीत है। वहाँ 80% लोग 80% फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अर्थात देश के अन्य भागों में जो लैंग्वेज मेजॉरिटी के द्वारा बोला जाता है वो लैंग्वेज ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में है। नेक्स्ट टॉपिक, मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका। श्रीलंका में 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, सिंहल तथा तमिल। इसके अतिरिक्त क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी रहते हैं। 74% 74% सिंहल भाषा बोलने वाले हैं जो मेजॉरिटी में हैं। 18% 18% तमिल भाषा बोलने वाले हैं। तमिल के भी 2 ग्रुप हैं, श्रीलंकन तमिल जो 13% हैं, जबकि इंडियन तमिल्स 5% हैं, जबकि 7% क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिंहल दोनों हैं। सिंहल बोलने वाले अधिकांश लोग बुद्धिस्ट हैं, जबकि अधिकांश तमिल हिंदू या मुस्लिम हैं।